अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमशाद अली मसूद। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। देश में सियासत किस किस मोड़ पर जाती है इसका किसी को अंदाज़ा नहीं होता। पीछे मणिपुर को लेकर चर्चा थी, तो उसके बाद में लोगों को लेकर चर्चा हुई और अब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर देश में चर्चा हुई। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का जो मकसद था, शायद विपक्ष को वो मकसद पूरा हल नहीं हो सका। इसी के लिए हमारे साथ है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ है मजबूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद जो गिरा और जो सत्ता पक्ष में खुश हो रहा है और विपक्ष में कहीं ना कहीं मायूसी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं महेंद्र पासवान, मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये अभी जो सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाई विपक्ष के लोग, उसमें अभी शमशाद भाई कह रहे थे कि उसमें मायूसी है विपक्षियों में, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी को प्रधानमंत्री को सदन में खींच के लाना ही उनकी जीत हो गई है, तो इसमें मायूसी को कोई बात नहीं। विपक्षियों को भी पता था कि हम बहुमत में नहीं हैं, हम अल्पमत में हैं सदन में, लेकिन मेन जो टारगेट था ना वो पूरा हुआ। विपक्ष का जो मेन टारगेट था कि इसमें मोदी जी सदन में आए और मणिपुर के ऊपर चर्चा करें, वो उनका कामयाब रहा। और ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं देश में, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से, और ज़्यादातर चीज़ों में जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उन्हीं का जीत होता है, वही अपनी बात पे रहते हैं। ये तो एक राजनीतिक और सामाजिक इनको मिला हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक सामाजिक खींचतान वाली जो बात होती है सत्ता और विपक्ष का, उसमें एक पॉइंट मिला हुआ इनको कि हम किसी भी मुद्दे पे प्रधानमंत्री को घेर लें और उनको सदन पे बोलने के लिए मजबूर कर दें। और इस मामले में कांग्रेस और बाकी के जो पार्टियां हैं वो सफल रही। मोदी जी को आना पड़ा सदन में जवाब देने के लिए, लेकिन इस सदन के माध्यम से जो कल मणिपुर के ऊपर इनको मजबूर किया गया था सदन में बोलने के लिए, लेकिन मणिपुर के ऊपर ना बोल करके तरह की बातें बोलते रहे। बाद में कुछ सेकंड मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बोला, वो भी गोलमोल बातें जो पहले ही मंत्रियों ने कर चुके थे। मंत्री जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो पहले इस तरह की गोलमोल बातें कर चुके थे। जैसे कि मोदी जी ने कहा कि मणिपुर को आश्वासन देना चाहता हूं कि देश के लोग आपके साथ हैं, ये पूरा सदन आपके साथ है। ये उनका ट्रेडिंग भाषण है। ये कोई मणिपुर को स्पेशली इन्होंने कुछ नहीं दिया, जहां तक बात है। लेकिन जब तक तो विपक्ष वॉकआउट कर चुका था। एक चीज का सब्र होता है ना, कोई चीज का। जो सदन में बैठे थे विपक्षी लोग, उनका एक सब्र का बांध होता है। भाई 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, वो इधर उधर की चुनावी भाषण किए जा रहे हैं। जिस मुद्दे के लिए इनको यहाँ पे लाया गया है उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे थे। बाद में ये जो विपक्षी थे ये वॉकआउट कर गए सदन से, और जब देखे मोदी जी की अब वो चले गए हैं, तब कुछ सेकंड वो उसको भी चुनावी भाषण ही कह सकते हैं, क्योंकि विपक्ष चाहे खींच के लाया, चाहे मोदी जी भाषण दिए सदन में, दोनों ही सूरत में मणिपुर को क्या मिला, वहाँ की व्यवस्था को क्या आदेश दिया गया सरकार की तरफ से? कुछ भी नहीं। वहाँ मणिपुर के लोगों को कुछ नहीं मिला, जिसके ऊपर लोग पूरा देश देख रहा था कि वहाँ के लिए क्या करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुख्यमंत्री बदल सकते थे, वहाँ के टीम को सख्त आदेश कह सकते थे कि हमने सख्त आदेश दिया है, जो कार्रवाई होगी। ये तो इन्होंने आम बात कर दी कि पूरा सदन आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ है। वो तो भारत की अगर सहानुभूति नहीं होती तो मोदी जी आप मजबूर नहीं होते सदन में बोलने के लिए। वो अलग बात है कि आप प्रस्ताव में जीते हैं, लेकिन आप मजबूर हुए, कहीं ना कहीं आपको मजबूर किया विपक्षियों ने, तब आप मणिपुर के ऊपर आपने टाइम दिया। जैसे मेरा एक सवाल था, जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हुई, तो जब दंगा होता है बहुत सारे पीड़ित होते हैं, सरकार की तरफ से मुआवजा का ऐलान होता है क्योंकि ताकि उनकी भरपाई हो सके। लेकिन कल के वो अभिभाषण में अभी मोदी जी के तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई इस तरह का को नहीं पाया। मैं वही तो कह रहा हूँ, ना किसी को मुआवजे देने की बात हुई, ना ही वहाँ की सरकार पे उंगली उठाई, क्योंकि भाजपा की ही सरकार है वहाँ भी, तो ना उन्होंने किसी पे उंगली उठाई, ना मुख्यमंत्री के कार्यकाल के ऊपर उन्होंने कोई शब्द बोला, ना वहाँ पे वो जो 2 समुदायों को समझाने की बात थी, किसी से ना रिक्वेस्ट नहीं की इन्होंने कि भाई। वहाँ पे दो पक्ष इस तरह हो गए हैं जैसे कि
मोदी जी ने इस तरह रखा कि भारत को अगर तोड़ने वाला कोई है तो विपक्षी। इस तरह से वहाँ पे सदन में एक मजाकिया तौर पे उन्होंने अपना चुनावी भाषण की तरह माहौल बना दिया। जबकि हम भी टीवी देख रहे थे, काफ़ी देर तक उनको देखे कि मणिपुर को इन दोनों ही चीज़ों में कुछ भी नहीं मिला। विपक्ष ने मेहनत तो की कि सफल, हालांकि वो सफल भी हुए। प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मजबूर कर देना ये अपने आप में सफलता है विपक्ष की। लेकिन नू जैसे हरियाणा जैसे मुद्दे पे भी नहीं बोले। मैं वही तो कह रहा हूँ, दंगे फसाद के मुद्दे पे इनको प्रधानमंत्री से देश सुनना चाहता था कि आप सख्त लहजों में जो दंगाई हैं उनको उसके ऊपर सीधा कार्रवाई कैसे हो। दंगाइयों को पहचानने की जरूरत नहीं है, वो तो सब पता है आपको कि कौन लोग दंगा कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। तो आपको सीधे आदेश की उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री सीधा वहाँ ये नहीं देखेंगे कि कौन क्या है, सीधे उनको अरेस्टिंग और उनके ऊपर कार्रवाई की बात करते, पीड़ितों को मुआवजा ऐलान करते, या उनकी जो मान हानि हुई है उसकी भरपाई कैसे की जाती है। सरकार इस पर बैठ के अपने विशेषज्ञों से बात करके उनको मुआवजा भी दे सकते थे। जिस तरह से दिल्ली दंगा 2020 में हुआ था, तब वो अमित शाह ने राज्यसभा में खड़े होकर कहा था कि जो लोग दोषी होंगे उन पर ये कानून है और NSA जैसा कानून है, हम उस पर लगाएंगे, और कई लोगों पर लगाया भी गया था। लेकिन अभी भी गृह मंत्री की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि नू में या मणिपुर में जो दंगाई होंगे उनके खिलाफ ऐसा कार्रवाई करेंगे। ये तो मैंने पिछली बार भी कहा था आप लोगों से कि दंगा होता ही क्यों है। ये जो सरकार बैठी है ना, उसको दंगों से फायदा होता है। हम कई बार बोल चुके हैं ये बात, सिर्फ मैं नहीं, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि दूसरी पार्टियों को दंगा फसाद से नुकसान होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसी से फायदा होता है। इसलिए ये इस पर चुप्पी साध लेते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो चाहे वो गृह मंत्री जी हो। ये मेन मुद्दों पे जहाँ पे, क्योंकि इनके पास गिनवाने के लिए काम नहीं है। कल मैं निर्मला जी को सुन रहा था, उन्होंने कई सारी ऐसी बातें की, तो लगा कि ये इधर उधर की बातों में देश को भटका रहे हैं। जिन मुद्दों पे इनको बात करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी एक महिला है और महिलाओं के साथ वहाँ क्या हुआ ये देखा, पूरी भीड़ थी वहाँ, हजारों लोगों की भीड़ में कपड़े उतार दिए गए वहाँ पे महिलाओं का। तो इसलिए उनको कम से कम मणिपुर पे दो टूक सभी मंत्रियों को बोलना चाहिए था, लेकिन सब अपने अपने एजेंडे पे बात कर रहे थे। देश के जो चुनावी माहौल होता है उस तरह के एजेंडे पे बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने उसके ऊपर भी सबका पीठ थपथपाया, बोला कि मैं तो पहले ही बोल चुका था कि 2018 में कि 23 में फिर से लाना प्रस्ताव और हम जवाब देंगे। मतलब एक मजाकिया तौर पे बना दिया मणिपुर को। दिल्ली में 2024 चुनाव नजदीक है और आप भी क्षेत्रीय दल के रूप में दिल्ली में वर्क करते हैं, तो आपकी क्या रणनीति दिल्ली में? दिल्ली में हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की 7 सीटें हैं लोकसभा की, सब में चुनाव लड़ेंगे और हम पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया तो आपको देगा, जो एनडीए के मुकाबले इंडिया बना है उसमें तो आपको शायद हिस्सेदारी ना मिले। कोई बात नहीं, देश हित के लिए हम काम करेंगे, चाहे मुझे अकेले लड़ना पड़े अपनी टीम के साथ। अगर वो साथ लेते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा, नहीं तो पार्टी बनी है, चुनाव जरूर लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे। ये तो अलग बात है, रिजल्ट क्या होगा देखा जाएगा। फिलहाल हम चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। 2025 भी नज़दीक है, 2024 के बाद में 2025 में दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में केजरीवाल का जो जमीन है वो खिसकने की बात कराते हैं समझते हैं, लेकिन उसकी रणनीति किसी के पास नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी यहाँ मुँह की खा चुकी है, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता है 2 वर्ष से। तो ऐसे में आपकी क्या रणनीति होगी? मैं इस बार यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार 2025 के बाद केजरीवाल जी की पार्टी दिल्ली में कोई सरकार नहीं बना पाएगी। 2025 में, 2025 के बाद? हाँ, 25 में जो चुनाव होगा उसी की बात कर रहे हैं। 25 तक तो रहेगा, उसके बाद जब चुनाव होगा, अगली जो सरकार आनी है किसी की, तो केजरीवाल की सरकार नहीं होगी। इस पे हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जितने छोटे छोटे दल हैं जो 2019 में चुनाव लड़े थे या उससे पहले रजिस्टर्ड हुए थे, उन सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी टीम काम कर रही है और सभी पार्टियां मिलकर के दिल्ली में एक थर्ड फ्रंट हम बना रहे हैं और मेन टारगेट है कि दिल्ली को हम 2025 में केजरीवाल मुक्त दिल्ली बनाने का। 15 अगस्त भी नज़दीक है, स्वतंत्रता आज़ादी दिवस का दिवस आ रहा है, इस पर क्या प्लानिंग है, क्या कहेंगे? इसमें तो मैं यही कहूँगा प्यारे देशवासियों को कि आप लोग जो है देश की आज़ादी का ये जो पर्व आ रहा है, इसमें सब परिवार मिलके मनाइए, घर में हो सके तिरंगा लगाइए
हो सके, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारा परिवार ऐसे है जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती ढंग से, लेकिन फिर भी देश का जब मामला आता है तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग हर घर तिरंगा को जो चल रहा है कार्यक्रम, उसमें ज़रूर आप जो है तिरंगा फहराएं। और दूसरी बात, जो माजा, जो चाइनीज़ माजा जो कि सरकार ने बैन कर दिया है, उस माजे का इस्तेमाल ना करें। कई बार क्या होता है, चोरी छुप के लोग बेचते हैं और उसको चोरी छुप के लोग खरीदते हैं और पतंग उड़ाते हैं, जिससे कि रास्ते में चलने वाले बाइक वालों का गला हमेशा कटते हुए देखा है। तो चाइनीज़ माजा, तार वाला माजा बिल्कुल ना उड़ाएं पतंग, उससे कई लोगों का गला कट जाता है और इससे बचने की कोशिश करें। बहुत बहुत ये थे हमारे साथ महेंद्र पासवान जी, जो मणिपुर और जो अभी सदन में इसका प्रस्ताव है उस पर चर्चा कर रहे थे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।